क्या कहता है 11 क्वेश्चन देखो। A particle is projected at 60 degree to horizontal with kinetic energy K। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पर शुरुआत में उसकी काइनेटिक एनर्जी है K। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा? u cos थीटा यही कंपोनेंट रहने वाला है, u sin थीटा कंपोनेंट y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्या वैल्यू है ux की? u cos 60 की वैल्यू u/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h विल बी हाफ m, शुरुआत की वेलोसिटी अगर u है तो u/2 का स्क्वायर, दिस इज 1/4 हाफ mu स्क्वायर which is 1/4 times k। The kinetic energy at highest point will be k/4। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 12 देखो क्या कहता है। फोर्स F displaces the body by s equal to 3j plus 5k meter in 2 seconds। Power generated will be, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? फोर्स है, कितना है? 2i plus 4j। डिस्प्लेसमेंट है, कितनी है? 3j plus 5k। और टाइम दिया है 2 सेकंड। पावर क्या रहेगी? वर्क अपॉन टाइम। एफ डॉट एस को ठीक से लिखना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पर आई है, इधर आई कंपोनेंट नहीं है, तो दिस इज 2 into 0 प्लस जे 4 into 3 प्लस इधर के कंपोनेंट नहीं है 0 into 5। टाइम है 2 सेकंड। क्या आना चाहिए आंसर? 4 3 जा 12, 12/2 6। पावर है इसलिए वैट में, ठीक है। 13 क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन 13 देखो क्या कहता है। द मशीन गन फायर्स 240 बुलेट्स पर मिनट। हमें कहा है 240 बुलेट्स पर मिनट फायर होगी। इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 600 मीटर पर सेकंड। द पावर ऑफ द गन इज, पावर बता दो। देखो 240 बुलेट्स पर मिनट है, इसका मतलब 4 बुलेट्स पर सेकंड, ठीक है। 4 बुलेट्स पर सेकंड, ठीक। अब पावर इसको कितनी देनी पड़ेगी? तो बुलेट के पास जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। शुरुआत में ये बुलेट रेस पर थी, सो अभी बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई।
और 1 सेकंड में ऐसे 4 बुलेट्स को एनर्जी देनी पड़ती है। सो हम कहेंगे एनर्जी सप्लाइड टू एनर्जी सप्लाइड इन 1 सेकंड इक्वल टू 4 into kinetic energy of bullet इक्वल टू 4 into हाफ, मास कितना है 10 ग्राम, 10 into 10 to the power -3 और वेलोसिटी का स्क्वायर इज 600 into 600। ठीक है, अब देखो 10 to the power -3 है, 1 2 3 चले गए, ये 2 है, इसने इसे 2 कर दिया, 6 6 36, ये और एक 0 और ये और एक 0, 3600 और ये 2, ये आ जाएगा 7200 एनर्जी पर सेकंड, ये वैट रहेगा या इतने जूल्स पर सेकंड, दिस इज 7200 वैट। इसे ही हम कहेंगे 7.2 किलोवाट, क्योंकि हमें आंसर किलोवाट में पूछा है। सही है, चलो जाए आगे। देखो क्या सवाल है। Block of 0.5 kg is moving with speed of 2 meter per second on a smooth surface. Smooth surface है मतलब friction नहीं है। It strike another mass of 1 kg and then they move together as a single body. The energy loss during the collision is m1 दिया है 0.5, m2 दिया है 1, u1 दिया है 2, u2 0 रहेगा ना, रेस कंडीशन कंसीडर करते हैं, और देन वो साथ में मूव कर रहे हैं। तो आपको पूछा है एनर्जी लॉस, क्या हमारे पास ये रिलेशन है? लॉस इन के क्या रहेगा? हाफ, क्या रिलेशन है? m1 into m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 का स्क्वायर। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 ब्रैकेट का स्क्वायर। सही है, सो दिस इज हाफ इंटू 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू u2 तो 0 है, तो दिस इज 2 का स्क्वायर। सो देखो 0.52 जा 1, 1 1 जा 1, so this is 1 upon 1.5 को मैं 3/2 लिखता हूँ, this is 2/3, that is 0.67 जूल। है क्या ऑप्शन? देखो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल काफी कम आते हैं, तो यहाँ पर हमें रिलेशंस पता होने चाहिए। सभी रिलेशंस हमें पता होंगे तो अपना काम अच्छा रहेगा। ठीक है, चल 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्या सवाल है? Elastic ball is dropped from height h
and it rebounds many times from the floor. If the coefficient of restitution is E, the time intervals between the second and the third impact will be. टाइम इंटरवल पूछा है. इस प्रकार से फ्लोर है, ये बॉल एच हाइट से आया, फर्स्ट इम्पैक्ट गया, सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड इम्पैक्ट. तो आपको कहा है इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये बता दो. सिर्फ कहा है ये एच हाइट से नीचे आता है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है वो है ई. कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं? देखो, टाइम ड्यूरेशन निकालना है दूसरे और तीसरे इम्पैक्ट के बीच का. टाइम कैसे पता चल सकता है? सो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से ऊपर जाने तक जो समय लगेगा उतना ही समय नीचे आने तक लगेगा. अगर ये वेलोसिटी पता चल गई, एक्सीलरेशन पता है, तो इसको ऊपर जाने के लिए लगने वाला समय पता है, क्योंकि फाइनली मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ठीक है, और जितना समय ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही समय नीचे आने के लिए लगेगा. सो अभी हमारी जरूरत बन गई दूसरे कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी है. आ जाएगी क्या? ये हमने डिराइव किया है. व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन? Vn equal to e to the power n into initial velocity u. सर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले कोलिजन के पहले की वेलोसिटी. ये तो हमारे पास नहीं है. क्या u निकल सकते हैं आप? हाँ सर, ये पता है हमें. ये u रहेगी √2gh. सही है. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, h हाइट से नीचे आ रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन है g. सो आप लिखते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, वैल्यू पुट कर दूंगा. v स्क्वायर इक्वल टू u 0 है 2gh, देयरफॉर v इक्वल टू √2gh. मतलब यहाँ कोलिजन के पहले की, यही कोलिजन के पहले की वेलोसिटी हमने u करके लिखी है. सर मतलब vn अपने को आ जाएगा, दिस इज √2gh. तो वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन कितनी रहेगी? v2 इक्वल टू e2 इंटू ब्रैकेट 2gh. अब देखो, अब हम लिखते हैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट vt. कब? आफ्टर सेकंड कोलिजन. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो v इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी सेकंड कोलिजन के बाद. ये सेकंड कोलिजन के बाद वाला कंडीशन, यहाँ आपके बारे में लिख रहे हैं अपन. यहाँ से ऊपर जा रहा, मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, कितनी है? e² √2gh.
ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया तो नीचे वाले एक्सीलरेशन को माइनस लेना पड़ेगा इनटू टी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज ई स्क्वायर अंडर रूट 2gh अपॉन जी। जी2 को उधर लेकर गए, पॉजिटिव हो गया, जी नीचे आ गया, ई स्क्वायर अंडर रूट 2gh अपॉन जी। ठीक है, यही टी की वैल्यू रियर। अब ये ऊपर जाने का समय है, जितना ऊपर जाने का समय है उतना ही नीचे आने का रहेगा। सो टोटल टाइम कितना रहेगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ total time t will be 2 times of e square। अब देखो मैं इसे अंडर रूट 2gh, इस g को अंदर लेकर जाता हूँ, ये हो जाएगा g स्क्वायर, ये स्क्वायर का g कैंसिल हो गया। सो दिस इज 2 e स्क्वायर 2h अपॉन g। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इस 2 को अंदर लेकर जाऊंगा। 2 रूट के अंदर चला गया तो 4, 4 2 जा 8, e स्क्वायर अंडर रूट 8h अपॉन g, e स्क्वायर अंडर रूट 8h अपॉन जी। है क्या ऑप्शन? हाँ, ऑलरेडी टिक हुआ है। ठीक है, देखो स्टेप वाइज अगर सोचते हो तो क्वेश्चन आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने कहाँ से शुरुआत की एक बार समझ लो। हमने कहा था कि ये नीचे आएगा, कोलाइड होगा, कुछ वेलोसिटी कम होगी, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सेकंड कोलिजन होगा, कुछ वेलोसिटी कम होगी, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। दूसरे और तीसरे कोलिजन के बीच का समय निकालना है, तो हमने कहा दूसरे कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वहां से ऊपर जाने का समय और वहां से नीचे आने का समय, ये समय की एडिशन विल बी टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल सही है सर, इसलिए सॉल्व करना शुरू किया। हमें पता है वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, ये vn इक्वल टू e टू द पावर n टाइम्स u, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। फिर u की वैल्यू हमने लिख ली, इट इज अंडर रूट 2gh। u मतलब क्या है? पहला कोलिजन होने के पहले की वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए हमने कहा दूसरे कोलिजन के बाद की वेलोसिटी रहेगी कोलिजन होने के बाद v2 इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 2gh। अब इस वेलोसिटी से ऊपर जाने का समय निकाल लिया। कैसे निकाला? v इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके लिए टाइम लगेगा t। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन को माइनस g लिया। ये किसके लिए इक्वेशन लिखा है? दिस इक्वेशन इज फॉर सेकंड, आफ्टर सेकंड कोलिजन। फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू पुट कर दी, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अंडर रूट 2gh अपॉन जी। टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम। इसे सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं। A 20 kg ball is moving with velocity 20 meter per second, collides with 30 kg ball initially at rest. If both of them coalesces, then find the final velocity of combined mass. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लेंगे तो आंसर आप हवा में कर दोगे। ऐसे दो बॉल है, एक 20 kg का, एक 30 kg का। ये इनिशियली एट रेस पर था, ये 20 kg का है, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। कोलिजन होने के बाद ये दोनों साथ में मूव करते हैं। ठीक है, तो आपको कहा है इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी बता दो। सर इतना आसान है, कैसे कहोगे आप?
पहले का कोलिजन, पहले का मोमेंटम इक्वल टू बाद का मोमेंटम, शुरुआत में अलग अलग है। बाद में ये दोनों साथ में है। मास 20, यू की वैल्यू 6, मास 30, यू की वैल्यू 0, दोनों का मिलकर मास 50 इंटू वी। तो वी की वैल्यू 26 120 बाय 50, 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। क्वेश्चन 17 देखो। In a head-on elastic collision of very heavy body moving with velocity v with a light body at rest, the velocity of heavy body after collision will be। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन है। तो हेवी बॉडी की वेलोसिटी बता दो कितनी आएगी। समझ लेते हैं जरा, देखो, वेरी हेवी बॉडी मूविंग विथ वी, इसका मास कैपिटल है। लाइट बॉडी एट रेस्ट, इलास्टिक कोलिजन है। तो हेवी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बता दो। मतलब कि आपको v1 निकालना है। v1 का रिलेशन आपको पता है क्या होता है? m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर e m2 चाहिए क्या? यस सर। प्लस 1 प्लस e इंटू m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमारे कैलकुलेशन आसान हो गए। क्यों? u2 0 है, u2 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, टेंशन ही नहीं इसका। e की वैल्यू 1, तो दिस इज m1, ये 0, क्यों? u2 0 है एंड e इक्वल टू 1 है। तो वैल्यू पुट करते हैं v1 इक्वल टू कैपिटल M माइनस छोटा m अपॉन कैपिटल M प्लस छोटा m इंटू v, क्योंकि u1 इक्वल टू v है। अब देखो ये m बहुत छोटा है तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज v1 इक्वल टू v, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? जो है वैसे के वैसे ही। दिस इज सिमिलर टू हमारे कार चलाते वक्त अगर एक आधा कोई ऑब्जेक्ट हमारे गाड़ी को आकर टकराता है, हमारे गाड़ी के वेलोसिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमें पता भी नहीं चलता कोई आकर टकरा रहा है। ठीक है, सो ये वो पार्ट है। चलो क्वेश्चन 18 देख लो। एक्सक्यूज मी। क्या सवाल है? A body of mass 4 kg moving with velocity 12 meter per second collides with another body of mass 6 kg at rest. If the two bodies stick together after collision, the loss in kinetic energy of the system. इसका रिलेशन अभी हमने देखा था।
लॉस इन के ई कितना रहने वाला है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। सही लिखा है। हाफ m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 6, दोनों का सम 10, u1 12, u2 0। ठीक है, अब ये इसे 2 कर देगा, ये इसे 5 कर देगा, फिर 12 का स्क्वायर 144, 144 सिक्सा 864 अपॉन 5, तो ये आएगा 5 1 जा 5, 36, 5 7 जा 14, 5 2 जा 172.8। है क्या ऑप्शन? आंसर है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। 19 देख लो। 1 kg body explodes into 3 fragments। 1 kg के बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। The ratio of their masses is 1:1:3। The fragments of same mass move perpendicular to each other with speed of 30 meter per second, while the heavier part remains in the initial direction. The speed of heavier part is। सर क्या है ये इस प्रकार से कोई हेवी बॉडी है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसका मास है 3m, इसका मास है m, इसका मास है m। ये mm वाले पार्ट एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट है 3m वाला, इसकी स्पीड बता दो। आप कहोगे, क्या कहोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना हो गया? 30 इंटू एम। इसका मोमेंटम कितना हो गया? 30 इंटू एम। रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ टू पार्ट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट मोमेंटम इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p1 p2 cos थीटा। अभी cos थीटा वाली टर्म 0 आने वाली है बिकॉज एंगल 90 दिया है। सो ये एक्चुअली आने वाला है p1 प्लस p2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 30m का स्क्वायर प्लस 30m का स्क्वायर। 30m/√2, 30m√2। ठीक है, दिस इज 2 टाइम्स 30 स्क्वायर m स्क्वायर। इसे ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू एम इंटू √2। बट यही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये तीसरे पार्ट का रहने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना रहने वाला है? 3m इंटू वी। दिस शुड बी इक्वल टू दिस 30m इंटू √2। mm कैंसल, v इक्वल टू 30/3। 30/3 is
10√2 मीटर पर सेकंड। है क्या ऑप्शन? सर पहला और दूसरा ऑप्शन सेम है, बिल्कुल सही है, किसी को भी टिक कर दो। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो, क्या सवाल है देखते हैं। A body of mass n is at rest. Another body of same mass moving with velocity v makes head-on collision with the first body. After the collision, the first body starts moving with। देखो, दो बॉडीज दी है, दोनों का भी मास सेम है, m1 इक्वल टू m, m2 इक्वल टू m। ठीक है, पहली बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसे u1 इक्वल टू 0 कहता हूँ मैं। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली kg वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। दूसरे की वेलोसिटी v है। ठीक है, और कैसा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन, ये जाकर टकराया। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी विल स्टार्ट टू मूव विथ, इस बॉडी की वेलोसिटी v1 निकाल लो, ऐसा कहा है। पता है हमारा रिलेशन v1 इक्वल टू क्या है? m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। पुट कर दो वैल्यू, m1 की वैल्यू m, ठीक है, माइनस m2। एक्चुअली इसे सब पुट करता ही नहीं हूँ, इसे डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि u1 0 है। ठीक है, e की वैल्यू 1 है, तो v1 आ जाएगी 1 प्लस ई मतलब 1 प्लस 1, m2 की वैल्यू m, u2 की वैल्यू कितनी है? v अपॉन m प्लस m 2m। और देखो 2/2 चले जाएंगे, v1 इक्वल टू v। है क्या ऑप्शन? इसका मतलब ये दूसरे मास की वेलोसिटी कितनी रहेगी बताओ तो जरा। दूसरे की वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 0। क्यों? 0 बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है। तो सर उसकी चलो एक सेकंड रुकते हैं, अपन करते हैं। अब दोनों एंगल से कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो या आप कर सकते हो। सर देखो शुरुआत का मोमेंटम mv था, शुरुआत का मोमेंटम mv था, अब फाइनली इसकी वेलोसिटी v आ रही है, तो अभी भी मोमेंटम mv है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम अभी 0 होना चाहिए। शुरुआत में इसका मोमेंटम 0 था, स्टार्ट में इसका मोमेंटम mv था, अभी आफ्टर में इसका mv है, मोमेंटम कंजर्व होगा तो इसको 0 रहना चाहिए। एक काम करते हैं, स्पेशल कंडीशन कंसीडर कर रहे, टू इक्वल मासेस इलास्टिक कोलिजन। E इक्वल टू 1, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। ठीक है, क्या रिलेशन है v1 का?
V1 का रिलेशन है M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस E इंटू M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या रिलेशन है V2 का? M1 माइनस सॉरी M2 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। यहाँ M1 चाहिए है। प्लस 1 प्लस E इंटू M1 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू 1, M माइनस M 0, खत्म, ये टर्म ही चली जाएगी। ठीक है, 1 प्लस 1 2, सही है ना? देखो ये 0 होने वाला है, सो 2M अपॉन 2M इंटू U2, सो दैट इज V1 इक्वल टू U2। यहाँ पर देखो M2 माइनस M1, ये 0 होने वाला है। दिस इज 2 टाइम्स M अपॉन 2M इंटू U1। दिस विल गिव यू V2 इक्वल टू U1। क्या ध्यान में आया? ध्यान में आया, दो इक्वल मासेस का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है। जो दूसरे मास की इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले मास की हो जाएगी, जो पहले मास की इनिशियल वेलोसिटी है वो दूसरे की हो जाएगी। सो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, नॉट नेसेसरीली U1 इक्वल टू U2 रहेगी। ठीक है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। चलो क्वेश्चन 21 तो आसान है। क्या कहा है देखो, a ball is dropped from a height of 20 meter. If coefficient of restitution is 0.9, what will be the height attained after first bounce? मतलब H1 निकालना है। क्या होता है H1? E स्क्वायर H, सही है ना, इंटू 1 इंटू H, हमारा ऐसा रिलेशन है। Hn इक्वल टू E रेस टू द पावर 2n इंटू H, Vn इक्वल टू E रेस टू द पावर n इंटू H, सही है, नॉट H। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। H1 0.9 का स्क्वायर 0.81 इंटू H की वैल्यू 20। आंसर क्या आना चाहिए? 16.2। ठीक है, आगे जाते हैं। अब मैंने क्या क्वेश्चन है, a man by working a hand pump fixed to a well pumps 10 to the 10 meter cube water in 1 second. If the water in the well is 10 meter below the ground level, then work done by the man is। ये कोई वेल है जिसकी गहराई दी है 10 मीटर। ये 10 मीटर के गहराई से 10 मीटर क्यूब वाटर को ऊपर निकाला। ठीक है, कितने समय में? 1 सेकंड में। तो वर्क डन निकाल लो। कैसे निकालेंगे वर्क डन? m इंटू जी इंटू एच। अब मास पता नहीं है तो कल ही हमने देखा था मास इज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी।
डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3, वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10, हाइट 10, 1 2 3 10 to the power 3 into 10 to the power 3 10 to the power 6 जूल। सही है, आंसर आ जाएगा 10 to the power 6 जूल्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कहा है। An elastic string of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length x. It is further stretched by another small length y. The work done in second stretching will be। ऐसा कोई सपोर्ट है? यहाँ पर ये स्ट्रिंग को जिसकी नेचुरल लेंथ L है, अब यहां से आपने शुरुआत में इसे x लेंथ से खींचा है, ठीक है। और अब आपको कहा है इसे और आगे खींचते हैं, कहां तक? y डिस्टेंस तक। ये 0 है, इसे x खींचा गया, अब तो ये x पर है, अब इसे y खींचा गया तो ये x प्लस y पर रहेगा। सो आपको वर्क डन निकालना है। सो आपको पता है वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी हाफ के x प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट शुरुआत के पॉइंट से x प्लस वाई रहेगा। दिस इज 0, ये 0 0 0, ये x क्योंकि x आगे आया, ये और आगे आया y, तो दिस इज x प्लस वाई। ठीक है, तो पुट कर देते वैल्यू। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, हाफ के कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चले जाएंगे, 2xy प्लस y कॉमन निकाल लो, हाफ के वाई इंटू ब्रैकेट 2x प्लस वाई है क्या ऑप्शन? ठीक है, आ गया। चल, अब 24 देख लो, क्या 24 क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? Yes, sir. Ball is released from A ball is released from top of a tower. The ratio of work done by force of gravity in first second, second second and third second of motion will be। उसी दिन हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स mg फिक्स रहेगा, so work done is proportional to displacement। Displacement in first, second and third second is in the ratio of 1:3:5, तो वर्क डन का भी रेशियो उतना ही रहेगा। क्वेश्चन 25 कर लेते हैं।
An engine pumps 100 kg of water. Engine pumps 100 kg of water through a height of 10 meter in 5 seconds. Given that the efficiency of engine is 60%, ठीक है, the power of engine will be 60% efficiency है, मतलब क्या? देखो efficiency होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। सो इसका मतलब है अगर हम 100 वैट का इनपुट देते हैं तो उसमें से 60%, दैट इज 60 वैट का आउटपुट आपको मिलेगा। बीच वाला लॉसेस है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, ये इफिशियंसी का मतलब है। अभी अपन पहले देख लेते हैं अपने को पावर की जरूरत कितनी है, ठीक है। देखो वी विल राइट पावर रिक्वायर्ड, कितनी पावर चाहिए? 100 kg of water to a height of 10 meter. So work done will be mgh upon time taken रहेगा 5, ठीक है। तो ये आने वाला है, मास है 100, g की वैल्यू है 10, h है 10 मीटर और टाइम है 5। कितना आ जाएगा ये? 2000 वैट, दैट इज 2 किलोवाट। अब ये पावर चाहिए, इतना वर्क हमें आउटपुट करके मिलना चाहिए। इफिशियंसी का सिंबल ऐसा रहता है, as efficiency equal to, therefore input equal to output upon efficiency, that is 2 kilowatt upon efficiency कितनी है? 60%, that is 0.6, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आंसर? 2 upon 0.6, 3.3 किलोवाट, 3.33 करें। ठीक है। सो ये पंप आपको यूज करना पड़ेगा 3.3 किलोवाट का, ठीक है।